नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। मित्रों, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है। और वो चाहे यूजीसी का एग्ज़ाम हो, हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, वो जो तमाम सारे एग्ज़ाम्स हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहे हैं और इनके आने की पूरी संभावना है। इसलिए हम सभी लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन आए तो उसको करने में आपको दिक्कत ना हो। मित्रों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो शांति और सुरक्षा का जो इशू रहा है, पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो शांति और सुरक्षा का इशू रहा है, जो मुद्दा रहा है मित्रों, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आज हम 2023 में खड़े हैं, आज हम 2023 में खड़े हैं यहाँ पर। तो चाहे आप 10 साल पीछे जाएं, चाहे आप 50 साल पीछे जाएं, चाहे आप 100 साल पीछे जाएं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो पीस एंड सिक्योरिटी का जो इशू रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय रहा है और सदैव ही इसकी स्थापना के प्रयास किए जाते रहे हैं। चाहे आप 10 साल पीछे जाएं, चाहे आप 50 साल पीछे जाएं, तो कोल्ड वार का टाइम था उस समय। फिर उसके बाद अगर 100 साल पीछे जाते हैं तो 1921-20 के टाइम में, तो वहाँ भी जो ये पीस एंड सिक्योरिटी का जो मसला था मित्रों, वो बहुत ही संवेदनशील था। उसकी स्थापना के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं और आज भी ये मसला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले समय में जो फ्यूचर होगा वहाँ भी ये मुद्दा बहुत ही सीरियस रहने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसका जो नेचर है वो अराजकतावादी है, एनार्किकल सिस्टम है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका जो नेचर है वो अराजकतावादी है। वो अराजकतावादी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है उसका जो नेचर है वो अराजकतावादी है। अराजकतावादी का मतलब क्या हुआ? अराजकतावादी का मतलब ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी विश्व सरकार नहीं है जो संप्रभु राष्ट्रों के ऊपर अपनी सत्ता का प्रयोग कर सके, उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सके। तो इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अराजकतावादी है। यहाँ पर कोई विश्व सरकार नहीं है। जैसे यदि हम संप्रभु राज्यों की बात कर रहे हैं, तो जो संप्रभु राज्यों की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, सो मेनी स्टेट्स, आप जानते हैं बहुत सारे संप्रभु राज्य हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सब में एक राष्ट्रीय सरकार है, सब में एक राष्ट्रीय सरकार है। तो यहाँ पर जो विभिन्न वर्ग हैं एक देश के भीतर, जो विभिन्न समुदाय हैं, यानी यदि उनमें कोई टकराव होता है, कोई झगड़ा होता है, तो ये सरकार अपनी सत्ता का प्रयोग करके उन सभी के बीच समझौता कराती है और उन्हें उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य कर देती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इसकी कमी है। वहाँ पर ऐसी कोई विश्व सरकार नहीं है, विश्व स्तर पर कोई सरकार नहीं है
जो इन संप्रभु राज्यों के ऊपर अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर सके या इन लोगों के झगड़े को एक मतलब ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मतलब सुलह समझौता करा सके। तो चूंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर अराजकतावादी है, तो यहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी का इशू, चाहे आप पीछे जाएं 2023 से 50 साल पीछे, 100 साल पीछे, या आने वाला जो भविष्य है, जो टाइम है, वहाँ भी पीस एंड सिक्योरिटी का जो मसला है इसी प्रकार से उलझा हुआ ही रहने वाला है। उसके मैं मित्रों ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके देखिए दो आधार हैं। एक आधार क्या है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का नेचर है वो अराजकतावादी हो गया, और दूसरा आधार क्या है कि हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय हित होता है। हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय हित होता है और प्रत्येक राष्ट्र अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए वो इंटरनेशनल लेवल पर एक्शन करता है। तो चूंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आज हम 2023 में मान लीजिए खड़े हैं, तो जो आने वाला समय है मान लीजिए कि 2050 या 2080, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अराजकतावादी नेचर उसका बदल जाएगा, या राष्ट्रों का जो राष्ट्रीय हित है 2050 में राष्ट्रीय हित नहीं होगा राष्ट्र का, या 2080 में नहीं होगा। तो चूंकि ये अराजकतावादी नेचर बना रहेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और हर राष्ट्र के अपने राष्ट्रीय हित हैं, तो हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को सिक्योर करने के लिए उसी प्रकार से एक्ट करेगा, उसी हिसाब से काम करेगा। तो राष्ट्रों के बीच जो हितों का टकराव है, जो राष्ट्रों के बीच हितों को लेकर जो एक प्रकार का टसल है, वो तो बना रहेगा। तो इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पीस एंड सिक्योरिटी का मसला है दोस्तों, वो जैसे पीछे था निकट भविष्य में वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार का एक रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, तो युद्ध शुरू होने के पहले नाटो देशों ने यूक्रेन से ये कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, सैन्य मदद करेंगे, तमाम प्रकार की मदद करेंगे। लेकिन आज यूक्रेन में जो समस्या है, कोई भी पश्चिमी राष्ट्र मतलब वो जो नाटो संगठन है अपनी आर्मी नहीं भेज रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से मदद कर रहा है, वो डायरेक्ट वहाँ कोई जा नहीं रहा है। तो ये चीज़ें बनी रहने वाली हैं। तो इसीलिए मित्रों ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पीस एंड सिक्योरिटी का मसला है, जो पीस एंड सिक्योरिटी का इशू है, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा की स्थापना कैसे की जाए, तो इस संबंध में विद्वानों ने दो तरीके सुझाए हैं। उसमें पहला तरीका ये है सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा, और दूसरा तरीका है निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, और शस्त्र नियंत्रण। तो मित्रों विद्वानों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस एंड सिक्योरिटी की स्थापना कैसे की जाए, जो बहुत ही चैलेंजिंग विषय है, तो इस संबंध में उन लोगों ने दो तरीके बताए हैं। एक है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, दूसरा है निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है, इस पर हम अपने सेपरेट वीडियो लेक्चर में कभी हम इसको कवर करेंगे कभी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है
वो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। तो हम आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पीस एंड सिक्योरिटी की स्थापना के संबंध में जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा आधार है, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। वो है निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। तो मित्रों, सबसे पहले ये निशस्त्रीकरण क्या है, इसको हमें समझना है। फिर दूसरा है कि जो शस्त्र नियंत्रण है ये क्या है, ये अवधारणा क्या कहती है, इन सबको हमें समझना है। मित्रों, जो निशस्त्रीकरण है, डिसआर्मामेंट है, ये एक ऐसी अवधारणा है जो ये कहती है कि अभी जो वर्तमान विश्व में जो मौजूदा समय में हथियार हैं, जो भी युद्ध लड़ने के जो साधन हैं, उन पर नियंत्रण की बात करता है। निशस्त्रीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो वर्तमान में जो भी हथियार हैं, जो भी आयुध भंडार हैं, उनको नियंत्रित करने की बात करता है, उनको नियंत्रित करने की बात करता है, उन्हें कम करने की बात करता है या उनके समापन की बात करता है। मित्रों देखिए, बिल्कुल एकदम से क्लियर है, स्पष्ट अवधारणा है। निशस्त्रीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो वर्तमान समय में विद्यमान, जो मौजूदा समय में पाए जाने वाले हथियार हैं, उनको नियंत्रित करने या कम करने या उनके समापन की बात करता है। और जो ये शस्त्र नियंत्रण है, आर्म्स कंट्रोल है, ये मौजूदा समय में जो हथियार पाए जाते हैं उनके नियंत्रण की बात नहीं करता है, बल्कि जो फ्यूचर में हथियार बनेंगे, जो एक आर्म्स रेस हो सकती है, जो शस्त्रदृढ़ राष्ट्रों के बीच हो सकती है, वो उनके नियंत्रित करने की बात करता है। तो ये शस्त्र नियंत्रण जो है, जो आर्म्स कंट्रोल है, ये जो भविष्य में जो बनने वाले हथियार हैं, उन पर उनको नियंत्रित करने की बात करता है, उनको कंट्रोल करने की बात करता है। चूँकि भाई मान लीजिए कि बहुत सारे राष्ट्र हैं, बहुत सारे हथियार बना चुके हैं, तो जो हथियार इस समय मौजूद हैं, जो हथियार इस समय इजाद किए जा चुके हैं, तो उनको नियंत्रित करने की बात करता है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट। लेकिन भाई ये टेक्नोलॉजी है, दिन प्रतिदिन नए नए चीज़ों का मतलब को इजाद किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो जो हथियार बन सकते हैं अभी हैं नहीं, और उनको लेकर के राष्ट्रों में एक शस्त्र दौड़ हो सकती है, उनके बीच एक आर्म्स रेस हो सकती है, तो उनको नियंत्रित करने की बात करता है ये शस्त्र नियंत्रण। अर्थात निशस्त्रीकरण मौजूदा हथियारों पर लागू होता है और शस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल भविष्य में जो बनने वाले हथियार हैं, जो एक शस्त्र दौड़ हो सकती है, उनको नियंत्रित करने की बात करता है। और अब हम आते हैं कि जो ये शस्त्र और निशस्त्रीकरण है, जो ये डिसआर्मामेंट है, ये कितने प्रकार का होता है। डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण के प्रकार। मित्रों इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रकार हैं, इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं डिसआर्मामेंट के, निशस्त्रीकरण के, उसमें पहला आपका आता है मात्रात्मक निशस्त्रीकरण।
मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण। दूसरा आपका आता है गुणात्मक निःशस्त्रीकरण। गुणात्मक निःशस्त्रीकरण। तीसरा आपका आता है सामान्य निःशस्त्रीकरण। चौथा आपका आता है व्यापक या पूर्ण या संपूर्ण निःशस्त्रीकरण। पहला आपका आता है मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण यानी क्वांटिटेटिव डिसआर्मामेंट। दूसरा आता है गुणात्मक निःशस्त्रीकरण, क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट। तीसरा आपका आता है सामान्य निःशस्त्रीकरण, जनरल डिसआर्मामेंट। चौथा आपका आता है व्यापक या पूर्ण या संपूर्ण, कुछ भी कह लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट। तो अब हम ये देखेंगे या इसका अब हम ये देखेंगे कि मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण क्या है, गुणात्मक निःशस्त्रीकरण क्या है, सामान्य निःशस्त्रीकरण क्या है, व्यापक निःशस्त्रीकरण क्या है। तो अब हम इनके जो निःशस्त्रीकरण के जो विभिन्न प्रकार हैं, अब इन विभिन्न प्रकारों को हम विशेष उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको और आसानी से और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और क्योंकि निःशस्त्रीकरण के लिए बहुत सारी संधियाँ भी हुई हैं, जैसे हमारी जो एनपीटी है आप लोग जानते होंगे, पीटीबीटी थी, फिर साल्ट है, स्टार्ट है, फिर सीटीबीटी है, वो तमाम प्रकार की संधियां हैं। तो इस पर मित्रों हम किसी दिन बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारी संधियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे क्वेश्चन बराबर आते रहे हैं और आएंगे भी। और जैसे सीटीबीटी है, तो ये सब क्या है कि जो निःशस्त्रीकरण है ये उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ें की गई। तो अभी हम निःशस्त्रीकरण के जो विभिन्न प्रकार हमने बताएं उसको हम समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। तो पहला है मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण मित्रों, मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण देखिए नाम से ही स्पष्ट है। ये मात्रात्मक यानी यहाँ एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है। मतलब मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण एक ऐसा निःशस्त्रीकरण है जिसमें विभिन्न राष्ट्र मिलकर के एक निश्चित संख्या में अपने अस्त्रों में कमी लाएंगे या उसे समाप्त करेंगे। और यहाँ पर वो अस्त्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अब ये है कि वहाँ पर मात्रा फिक्स करेंगे। वो लोग आपस में एक सहमति बनाएंगे कि हमें इतनी मात्रा में अपने हथियारों को समाप्त करना है, कम करना है। तो यहाँ पर मात्रा इम्पॉर्टेंट है। और इस निःशस्त्रीकरण में यहाँ पर वो बम को मतलब कि विभिन्न राष्ट्र सहमत होंगे कि हम अपने 10,000 बम ख़त्म करेंगे, इतनी मिसाइलें ख़त्म करेंगे और इतने हम जो तोप हैं वो ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर एक मात्रा निश्चित है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हथियार आ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के हथियारों के समापन की बात ये करता है, लेकिन उसमें मात्रा फिक्स रहेगी कि विभिन्न राष्ट्र आपस में सहमति बनाएंगे कि हमें मान लीजिए कि बहुत सारे राष्ट्र हैं और वो कहते हैं कि हम अपने 2000 बम और इतनी मिसाइल, इतने बख्तरबंद गाड़ियाँ, इतने तोप ये हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर मात्रा फिक्स रहेगी और उसमें उस कटौती में तमाम प्रकार के हथियार आ सकते हैं मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण में। और दूसरा इसकी जो दूसरा प्रकार है वो आता है आपका गुणात्मक निःशस्त्रीकरण।
वो आपका आता है गुणात्मक निःशस्त्रीकरण। गुणात्मक निःशस्त्रीकरण। गुणात्मक निःशस्त्रीकरण में मित्रों क्या है कि यहाँ पर एक खास किस्म के हथियारों के समापन की बात की जाती है, या एक खास किस्म के हथियारों को कम करने की बात की जाती है। जिससे मान लीजिए कि इसमें प्रमुख चीज़ क्या है, खास विशेष प्रकार के हथियार, खास हथियार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, खास प्रकार के हथियार। खास प्रकार के हथियार, जैसे मान लीजिए कि एक इंटरनेशनल लेवल पर बैठक होती है, इंटरनेशनल लेवल पर एक बैठक होती है, उसमें भारत पार्टिसिपेट करता है, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और भी जो तमाम प्रकार के जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो इसमें शामिल होते हैं बैठक में, और उसमें सब इस बात पर सहमत होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एक खास प्रकार के हथियार की कटौती की जाएगी, क्योंकि ये गुणात्मक निःशस्त्रीकरण है, क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट है, यानी एक विशेष प्रकार की जो क्वालिटी वाले हथियार हैं उनके समापन की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए कि बैठक हुई, विभिन्न राष्ट्र इसमें शामिल हुए और सब ये सहमत हुए कि भाई हमारी जो ऐसी मिसाइलें, ऐसी मिसाइल जिसकी जो मारक क्षमता, जिसका जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है, तो जो 500 किलोमीटर रेंज की जो मारक क्षमता वाली मिसाइल हैं हम उसको समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे राष्ट्र एक खास प्रकार के हथियार के समापन की बात कर रहे हैं। मिसाइल में क्वालिटी क्या है कि जिसकी मारक क्षमता, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी हम उसी को समाप्त करेंगे। और मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, तो वो इस दायरे में नहीं आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर रेंज की बात की जा रही है। या इसको एक उदाहरण और आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यूएस और रसिया आपस में बैठक करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी जो ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्द्वीपीय प्रक्षेपास्त्र, अंतर्द्वीपीय मिसाइल। मतलब कि उसको आप एक द्वीप से छोड़िए तो दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से छोड़ेंगे तो दूसरे महाद्वीप में जाकर के गिरेगी। तो ये बैठक करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमारी जो ICBM हैं हम उनको समाप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेन चीज़ क्या आ रहा है, खास प्रकार के हथियार। यहाँ समझौते पे 500 किलोमीटर रेंज की जो मिसाइल थी उसके समापन की बात की गई। यहाँ क्या है क्वालिटी कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उनके समापन की बात की जा रही है। तो मित्रों जो क्वालिटेटिव डिसआर्मामेंट है वहाँ पर एक खास प्रकार के हथियार के समापन की बात की जाती है। और हमारा जो अगला प्रकार आता है, जो हमारा अगला टाइप है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका सामान्य निःशस्त्रीकरण। सामान्य निःशस्त्रीकरण। सामान्य निःशस्त्रीकरण। मित्रों इसमें क्या होता है
कि जो सामान्य निशस्त्रीकरण है इसमें लगभग सभी महाशक्तियाँ इसमें लगभग सभी महाशक्तियाँ भाग लेती हैं, और वो भाग तो लेती हैं लेकिन वो अपने सभी प्रकार के हथियारों को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। इसमें भाग तो लेते हैं विभिन्न महाशक्तियाँ लगभग सारी, लेकिन वो अपने सभी हथियारों के समापन के लिए बाध्य नहीं होती हैं। भाई वो बैठक करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और वो कुछ हथियारों के मतलब कि उसको कम करने पर या उनके समापन की बात करते हैं, लेकिन वो सारे हथियारों के समापन के लिए बाध्य नहीं होते हैं, ना ही इस संबंध में वो बात करते हैं सामान्य निशस्त्रीकरण में। और जो अगला टाइप है वो है व्यापक या पूर्ण निशस्त्रीकरण। व्यापक या पूर्ण निशस्त्रीकरण। व्यापक या पूर्ण निशस्त्रीकरण। मित्रों, ये जो निशस्त्रीकरण है, मतलब निशस्त्रीकरण का जो ये प्रकार है, ये एक ऐसी विश्व व्यवस्था की बात करता है, मतलब ये एक ऐसी विश्व व्यवस्था की बात करता है जिसमें युद्ध करने के जो भी मानवीय और भौतिक साधन हैं, युद्ध करने के जो भी मानवीय और भौतिक साधन हैं, मानवीय और भौतिक साधन हैं, उनको वो समाप्त करने की बात करता है। और ये कहता है, ये ऐसी विश्व व्यवस्था की बात करता है जहाँ पर युद्ध करने के जो भी मानवीय और भौतिक साधन हैं उनके समापन की बात करता है। और ये कहता है कि न तो किसी देश के पास आर्मी होगी, न कोई अस्त्र शस्त्र होगा, न कोई मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब युद्ध करने के जितने भी साधन हैं, जो भी मतलब तरीके हो सकते हैं, उसमें से ये सबको बिल्कुल समाप्त करने की बात करता है। न कोई आर्मी होगी, न कोई ट्रेनिंग सेंटर होगा, न तो हथियार बनाने के जो कारखाने हैं वो नहीं होंगे, न तो किसी देश के पास जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वो भी नहीं होगी, मतलब उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये इस प्रकार के निशस्त्रीकरण की बात करता है। तो इसीलिए इसको व्यापक या पूर्ण या कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट बोला जाता है। तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना आर्मी होगी, ना ट्रेनिंग सेंटर होगा, न तो अस्त्र शस्त्र निर्माण करने की जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, वो कुछ नहीं होगा, ना तो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी। इन सब का कोई मतलब नहीं, ये सबको नकार देता है। और मित्रों, एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए, ये जो निशस्त्रीकरण है, ये जो आर्म्स कंट्रोल है, शस्त्र नियंत्रण है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं मतलब अपने आप में ये नहीं पूर्ण है, न तो ये पूर्ण है। ये दोनों एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको पूरा करते हैं। अब चूंकि निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल सिस्टम में शांति और सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के साधन हैं। अब चूंकि मेन मोटो क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी की स्थापना करना इंटरनेशनल लेवल पर, ये हमारा साध्य है, और डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल हमारा एक साधन है। अब निशस्त्रीकरण, अगर मान लीजिए भाई हमें इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा की स्थापना करनी है, हमें इसको सुनिश्चित करना है। अगर मान लीजिए कि जो हमारे मौजूदा हथियार हैं हम उनको समाप्त कर देते हैं या उनमें कमी कर देते हैं,
उनको समाप्त कर देते हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में हथियार डेवलप होंगे, जो फ्यूचर में हथियार बनाए जाएंगे, अगर हम उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो भाई हम अपने मौजूदा हथियारों को समाप्त कर देंगे। लेकिन जो फ्यूचर में बनेगा, तो जो फ्यूचर में बनने वाला हथियार है तो वो भी तो वही समस्या पैदा करेगा ना। इसलिए निशस्त्रीकरण वर्तमान हथियारों को जब समाप्त कर देगा और शस्त्र नियंत्रण जब फ्यूचर में हथियार बनने नहीं देगा, तब जा कर के युद्ध करने के सारे साधन समाप्त होंगे, तब जा कर के इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी की स्थापना हो सकती है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि निशस्त्रीकरण का मानना है कि चूंकि युद्ध करने के साधन मौजूद हैं इसलिए युद्ध होते हैं। अगर साधन ही ना रहे, भाई जैसे मान लीजिए कि बम अगर ना रहे, झगड़ा होगी तो आदमी हाथापाई करेगा, कुश्ती लड़ेगा, उसको गिरा के पटकेगा, वो उसको पटकेगा, लेकिन कोई बम तो नहीं मारेगा, कोई गोली तो नहीं मारेगा। तो निशस्त्रीकरण यही कहता है, चूंकि युद्ध करने के साधन हैं इसलिए युद्ध हो रहे हैं, युद्ध किए जा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये वर्तमान हथियारों को समाप्त करेगा, ये फ्यूचर में हथियार बनने नहीं देगा, ये आर्म्स रेस को रोकेगा। तो इस प्रकार से जा कर के हथियार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, तब जा कर के इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी की स्थापना हो पाएगी। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल क्या है, इनका क्या मतलब रोल है, कितने इनके प्रकार हैं, वो तमाम सारी चीज़ों को हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया। और आज बस यहीं तक। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो जो डिसआर्मामेंट के संबंध में जो तमाम प्रकार की संधियां हुई हैं, वो चाहे लीग ऑफ नेशंस के टाइम की रही हों या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ के नेतृत्व में हुई हैं, जो जितनी भी संधियां हैं, और ख़ास करके जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो संधियां हैं इस संबंध में, डिसआर्मामेंट के संबंध में, वो मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बराबर आते रहे हैं और आएंगे। चाहे आपका वो यूजीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो यूजीसी का एग्ज़ाम हो, हायर का एग्ज़ाम हो, या पीजीटी हो और जीआईसी हो, तो उनसे आते रहे हैं, आएंगे। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा वो उसी पर होगा, और उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संधियां हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।